नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर हैं। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज हम हेल्थ मैसेज लाएँगे ओवरलोड के ऊपर। एक प्रकार का 2 चीज़ों का बहुत ओवरलोड हो रहा है और दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, देखा जाए तो, अगर सही से इस्तेमाल करें तो। तो एक तो है कि इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। पर इन्फॉर्मेशन अभी ओवरलोड हो रहा है। इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड हो रहा है कि उसमें से कई बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाता है, क्लटर में। इतना ज़्यादा होता है कि असली इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, इतना ज़्यादा। और अभी दूसरा जो ओवरलोड हो रहा है, वो वैक्सीन ओवरलोड हो रहा है। बचपन में वैक्सीन ओवरलोड, इतने ज़्यादा वैक्सीन हो गए हैं कि कई वैक्सीन शायद हर वैक्सीन का कुछ ज़रूरत रहता है, पर वो जैसे हर इन्फॉर्मेशन का कुछ ज़रूरत रहता है। उसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, वो हमारा रेलेवेंट है कि नहीं। पर अभी क्या है कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और वैक्सीन का भी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है। वैक्सीन का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने से फिर असली इन्फॉर्मेशन वैक्सीन का मिस हो जाता है और असली वैक्सीन भी शायद मिस हो जाए। अभी एक विवाद चल रहा है कि यूएसए में जो नए हेल्थ सेक्रेटरी है, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, उन्होंने आदेश दिया है कि जितने वैक्सीन हैं उनको ये किया जाए, रैशनलाइज़ किया जाए कि कौन से ज़रूरी है और उसको एग्ज़ामिन किया जाए कि उसका कितना ये देखिए, ये अमेरिका का डेटा है। 1986 में 5 टीके लगते थे, टिटेनस के, वूपिंग कफ के, आपके पोलियो के, जो कि बहुत ज़रूरी होते थे और ये 5 टीके हमारे यहाँ भी ऐसे ही होते थे। डिप्थीरिया जानलेवा होता था बच्चों में, वूपिंग कफ जानलेवा होता था, टिटेनस हमेशा जानलेवा होता है, उसके अलावा पोलियो ड्रॉप, उसके बाद मीज़ल्स ऐड किए थे। ये 5-6 वैक्सीन होते थे क्योंकि ये बीमारियाँ बचपन में काफ़ी होते थे और जानलेवा हो सकते थे। उसके बाद आज के तारीख में 2025 को आप देखेंगे तो ये तो देखने में भी हमको करीब 30-32 तो मैं गिना था कि वो बचपन में पैदा होते साथ ही हेपेटाइटिस बी दे रहे हैं, उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी वायरस, सिंसिशियल वायरस का दे रहे हैं, कोविड का भी है अमेरिकन इसमें, अभी तक लकीली हमारे इसमें नहीं है। ऐसे करके फिर निमोकोकल निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा और ऐसे तरह-तरह के पेंटावेलेंट, ऐसे करके देखिए ये सभी वैक्सीन दिए जा रहे हैं अमेरिका में और हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो इसको ये करने के लिए अभी देखिए, एक तो इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे वो भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतने वैक्सीन हो रहे हैं, किसका क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। दूसरे हर वैक्सीन में कुछ उसके अदर ये रहते हैं, थोड़ा-सा परमिसिबल लिमिट, शायद मरकरी हो या एल्यूमीनियम, अलग-अलग होते हैं। वो एक वैक्सीन का परमिसिबल है, पर इतने सारे ऐड करने से टोटल कौन हिसाब कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए इन्होंने बोले हैं कि अमेरिका में सीडीसी जो अभी नया, पुराने सब सीडीसी मेंबर्स में काफ़ी बदलाव आया है। उन्होंने बोले इसको अभी सबसे पहला जो चेंज लाया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो कि पीलिया होता है और जो सीरियस टाइप का पीलिया होता है उसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं। वो क्या है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ कुछ परसेंटेज में करता है और जाके लिवर कैंसर भी कर सकता है। तो उसका वैक्सीन करीब 20 साल पहले 1990s में, शायद 30 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारे यहाँ भी यूज़ हो गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम में। बच्चे पैदा होते साथ ही सब बच्चे को दे देते हैं। तो अभी उन्होंने इसमें बदलाव क्या लाया है? उन्होंने लाया है कि देखिएगा रिस्क कितना है। बच्चे को डिलीवरी के समय हेपेटाइटिस बी मदर से हो सकता है, अगर माता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो। अगर माता हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं है तो उसको रिस्क नहीं है डिलीवरी के टाइम। तो उनका कहना है कि अगर उनको रिस्क नहीं है तो उस टाइम सब बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देने की क्या ज़रूरत है? आप देखिए, जब एंटीनेटल चेकअप होता है, गर्भवती महिला का जब जाँच होता है, तो ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हेपेटाइटिस बी का भी स्क्रीनिंग होता है। तो उनका कहना है कि जो एफडीए का कहना है या नया सीडीसी का कहना है, रिकमेंडेशन, कि जो माताएँ को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उन्हीं को डिलीवरी के टाइम उन्हीं के बच्चे को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाए। और क्योंकि एक और है, हमारे इंडियन पीडियाट्रिक्स में भी आज से भी कुछ साल पहले एक स्टडी छपा था कि बच्चों में जो देते हैं चाइल्डहुड हेपेटाइटिस बी, एट बर्थ देते हैं, फिर 2 डोज़ और देते हैं चाइल्डहुड में, पर 8-10 साल के बाद उसका एंटीबॉडी कम हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है? बहुत ही इंटीमेट
जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या नीडल से, जैसे एचआईवी फैलता है, नीडल से फैलता है, इससे फैलता है, इंटीमेट बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिशन, कैजुअली नहीं फैलता है, तो इतना फैलता नहीं है। तो हमारे यहाँ भी पता चला है कि बच्चे में, और हम जब, मेरे को याद है 1990 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जब आए थे हमको, जो लोग सर्जन है, डेंटिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस है, उनको कंपलसरी किया था। अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड के साथ एक्सपोजर होता है और वो पेशेंट को भी ट्रांसफर, जितने डॉक्टर्स है उनके लिए ये किया था। जनरल पॉपुलेशन में हमको, जो अभी इंडिया में जो शोध है, 2% लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है, 1 से 2 या 8 अगर बहुत ही ज्यादा, पर जो ड्रग एडिक्ट्स है, सेक्सुअल वर्कर्स है, उनमें शायद ज्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से, और सबसे बेस्ट है अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसको दो। तो 2% मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मिलेगा जनरल पॉपुलेशन में। तो उसमें क्या है कि आप 100% बच्चे को हेपेटाइटिस बी लगा रहे हो, तो अगर आपको 100 में से आपके खाली 2 डोज लगेंगे, 98 आपका व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि बच्चे को हेपेटाइटिस बी दे भी रहे हो तो उसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं है। तो इसीलिए जो सीडीसी ने रिकमेंड किया कि जो मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उसी को दिया जाए। तो उससे क्या है, आपका 98% डोजेस बच जाएंगे। आप देखिएगा नेशनल लेवल में अगर इतने वास्ट में कितना पैसा लगता है, दुष्प्रभाव आप छोड़ दो, और वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी नहीं देता है। जब वो बच्चा 10 साल 20 साल खेलता है, उसका कुछ ऐसा इतना बॉडी फ्लूइड दूसरे से, और पॉपुलेशन में 2% ही है, और इतना ट्रांसमिट नहीं होता है। ऐसे होने से तो सबको एचआईवी हो जाना था, क्योंकि एचआईवी भी ऐसे ही फैलता है। तो ऐसा ही तो होता नहीं है उसका, क्योंकि इसका वैक्सीन नहीं है तो उसका प्रचार नहीं होता है। हेपेटाइटिस का वैक्सीन है तो अभी आप बचपन में सबको दे रहे हो, तो 98% डोजेज आपके वेस्ट जा रहे हैं, बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि 10 साल बाद वो बच्चे को एंटीबॉडी नहीं रहेगा। फिर उसको बाद में कभी वो डॉक्टर बनेगा, लैब टेक्नीशियन बनेगा, या कुछ हाई रिस्क होगा, तो उसके टाइम उसको फिर लगेगा हेपेटाइटिस बी एडल्ट्स में। तो ये एक बहुत इन्होंने जो किया था, और इसी का सीडीसी ने जो पॉलिसी चेंज किया था, इसके बाद हमारे जो एक ये है जो जोहो के ये थे, श्रीधर वेम्बू, उन्होंने जोहो के फाउंडर थे, एक्स फाउंडर थे या सीईओ थे, इन्होंने बोला कि पेरेंट्स को रिसर्च करना चाहिए न्यूबॉर्न यूएस पॉलिसी शिफ्ट में, कि हर पेरेंट के ऊपर छोड़ दो कि देखिए ये ऐसा ऐसा रिस्क बेनिफिट है। 98% टाइम आपकी जो मदर अगर हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है तो ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए वैक्सीन, या बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर काफी अभी एक प्रकार से डिबेट चल रहा है, अमेरिका में भी डिबेट चल रहा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 98% मार्केट कम हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का चाइल्डहुड में। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रॉफिट मार्जिन है। तो जितने भी पीडियाट्रिशियन, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन पब्लिक, इसके अगेंस्ट काफ़ी कह रहे हैं कि ये हमारे को हेपेटाइटिस बी का महामारी आ जाएगा। ये ऐसा नहीं है, इतना इतना ट्रांसमिट नहीं होता, ये हाई रिस्क ग्रुप में होता है, फोकस्ड होता है, एक प्रकार से फोकस्ड प्रोटेक्शन होता है। तो इन्होंने, श्रीधर वेम्बू ने यही कहा है कि आप पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, रिसर्च करें, डॉक्टर्स अच्छे से समझा सकते हैं। पर अभी होता क्या है, डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं ये वैक्सीन हर चीज का ये है। पहले जमाने में एक सुपरस्टिशन हो गया, मॉडर्न सुपरस्टिशन की, पहले जमाने में काला टीका लगाते थे चाहे उसका फायदा हो ना हो, अभी वैक्सीन लगाते हैं। काला टीका तो कम से कम हानि तो नहीं होता था, मन को शांति है, पर इसमें क्या है आप इंजेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो फोटो दिखाया था उसमें पहले 5 टीके लगते थे, अभी 30-40 टीके लग जा रहे हैं। तो हमको क्या है कि इतना ज्यादा हर चीज का भी, कोई नया वायरस आएगा, कोई नया वैक्सीन होगा, तो वो उसके भी प्रोमोटर्स बोलेंगे इसको भी इंक्लूड करो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन में। तो इससे क्या होगा कि बढ़ते जाएंगे और असली वैक्सीन छूट जाएंगे। और इतना ज्यादा अगर फिर दुष्प्रभाव हो सकता है, नहीं हो सकता वो बात तो दूसरा है, पर आप बजट को देखिए पहला। दूसरा देखिए कि इसमें क्या होगा कि हमने भी देखे हैं जो कई इलिटरेट मदर जो, तो ये है सीरम वेम्बू, ये है, इन्होंने बोला है कि हमारे को भी थोड़ा रैशनाइज करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमने देखे कई जो माताएं जो इतना इलिटरेट नहीं रहते, उनको कोई भी वैक्सीन लगता है, हेपेटाइटिस भी लगता है, सोचा सब टीका लग गया। इतने ज्यादा वैक्सीन में वो मिक्सअप हो जाते, कार्ड वार्ड वो पढ़ नहीं पाते। तो इसमें क्या है, जो असली वैक्सीन है जो कि देना चाहिए, जैसे whooping कफ का है, डिप्थीरिया का है, टिटेनस का बहुत जरूरी है, क्योंकि टिटेनस जानलेवा हो सकता है। तो ये सब कई बार छूट जाता है।
और जो पढ़े लिखे पेरेंट्स है उनके बच्चे को बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, वैक्सीन ओवरलोड हो जाता है, जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो हम खाली यूएचसी की तरफ से यही करेंगे, पेरेंट्स को भी रिसर्च करना चाहिए, रिस्क को देखना चाहिए कि कितना रिस्क है। अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव नहीं है तो फिर उसमें तो कोई लॉजिक होता नहीं है, क्योंकि चांस ही नहीं है डिलीवरी के टाइम या अर्ली बच्चा पैदा होने के 1-2 महीने में उसको कौन होगा हेपेटाइटिस बी, अगर उसको एक्सपोज़र नहीं हुआ। तो हमको यही आज मैसेज देना था यूएचओ की तरफ से कि हमारे पॉलिसी वाले भी जो है, क्योंकि हमको एक ये है कि अमेरिका में तो चेंज आ जाएगा तो हमारे यहाँ पुशिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ और बड़ा मार्केट है अमेरिका से भी। तो अमेरिका में चेंज होने से दोनों चीज़ हो सकता है, पढ़े लिखे पेरेंट्स हमारे जो पॉलिसी मेकर्स भी उनकी नकल करते हैं, हो सकता है वो हमारे यहाँ भी थोड़ा रैशनलाइज़ हो जाए। दूसरा भी हो सकता है कि उधर का मार्केट फिर इधर पुश करेगा, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे रिजेक्ट होते हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पुश करते हैं। तो हमको अभी ये इसके ऊपर नज़र रखना पड़ेगा और इसके ऊपर रिसर्च करें ना, रिसर्च करें हेपेटाइटिस बी प्रिवेलेंस। हमारे यहाँ स्टडीज़ ढूँढो तो 2, 1, 3 स्टडी मिलते हैं। हमको मॉनिटर करना चाहिए कम्युनिटी में कितना है, किसको हेपेटाइटिस बी हो रहा है, किनके, उस हिसाब से फिर उसी एरिया में हम टारगेटेड ये कर सकते हैं। तो आज हमको इसके बारे में इतना ही कहना था। धन्यवाद। आपको अगर कोई योगदान देना है तो आप हमको दे सकते हैं यूएचओ को। ये हमारा क्यूआर कोड है और हम कोई किसी वैक्सीन कंपनी, किसी फार्मा, किसी ड्रग कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। धन्यवाद।